नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति। सभापति की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। मौजूदा सत्र में जीएसटी पास होना मुश्किल। अरुणाचल मुद्दे पर चौथे दिन भी संसद में गतिरोध। राज्यसभा में चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी। अदालत के फैसले को चुनौती देंगे राज्यपाल। कॉल मनी के मुद्दे पर आंध्र विधानसभा में गतिरोध। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख समेत 50 से ज्यादा विधायक निलंबित। जगन रेड्डी का मुख्यमंत्री पर गुमराह करने का आरोप। मौजूदा वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में सरकार ने की कटौती। 7 से 7.5% रहेगी दर। सेंसेक्स में भी 284 अंकों की गिरावट। और चीन की राजधानी बीजिंग में 2 हफ्ते के भीतर दूसरा रेड अलर्ट। शनिवार से मंगलवार के बीच सबसे घने कोहरे की आशंका। सरकार ने की लोगों से घर में ही रहने की अपील। और शुरुआत पहली खबर से। शीतकालीन सत्र के आखिरी 3 दिनों में विधायी काम निपटाया जा सकेगा। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई है। हालांकि मौजूदा सत्र में जीएसटी का पारित होना मुश्किल नजर आ रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार से सुचारू रूप से चल सकेगी। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की बुलाई सर्वदलीय बैठक में इसे लेकर सहमति बन गई है। जो सरकारी बिल हैं, जो देश के विकास से जुड़े हुए बिल हैं, जो देश के आम लोगों, गरीबों, कमजोर तबकों की तरक्की से जुड़े हुए बिल हैं, वो पास होने चाहिए। वो देर रात तक बैठ करके हम पास करेंगे। जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। हमें लगता है कि जो सोमवार है वो उससे अच्छे दिन के साथ वो शुरू होगा। कुछ बिल जो हैं जिन लोगों का हमने वादा किया था, जैसे SC/ST बिल है, उसका हम लोगों ने वादा किया था कि हम पूरी तरह से इसको पास करेंगे। इसी तरह से अप्रोप्रिएशंस बिल है, उनको तो अनिवार्य है पास करना। अगले हफ्ते जिन विधेयकों को पेश किया जाना है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक, एंटी हाईजैकिंग बिल, परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, वाणिज्यिक अदालतों से जुड़ा विधेयक और मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक शामिल है। इसके अलावा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन संशोधन विधेयक, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन विधेयक और किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण विधेयक पर भी चर्चा होगी। हालांकि बैठक में जीएसटी को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। हमने अपील की, अरुण जेटली जी ने भी अपील की कि जब इतना पॉजिटिव हैं सब लोग और सभी पार्टियां उसमें सहमत हैं तो जीएसटी के बारे में भी अभी फैसला कर लिया जाए और जीएसटी को भी पास करा जाए। लेकिन लगभग सभी पार्टियों का मत था, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार जो है वो जो मुख्य विपक्षी दल है उसमें सहमति दिखाई नहीं दी। शीतकालीन सत्र के बचे 3 दिनों के दौरान असहिष्णुता, मूल्य वृद्धि, बाढ़ और सूखे के हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। संसद के मौजूदा सत्र में अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हुई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जी हां, राज्यसभा में गतिरोध खत्म होने पर उपसभापति पीजे कोरिया ने संतोष जाहिर किया। राज्यसभा टेलीविजन के संवाददाता विशाल दहिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 6 अहम बिलों को पारित करने पर जोर दिया जाएगा। कुरियन साहब, एक मुद्दा जिसके ऊपर पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जो विपक्षी दल कांग्रेस है उसके सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1-2 बार वेल में भी आए, वो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो जो कुछ सदस्यों का नोटिस है उस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए, गवर्नर के रोल पर डिस्कशन करने के लिए, क्या उस पर भी चर्चा होगी आखिरी 3 दिनों में? गवर्नर का रोल, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रोल पर इन्होंने संविधान को नियमों को पालन नहीं किया है, ऐसा एक आरोप है। उसके बारे में मोशन है, ये सब्सटेंटिव मोशन है। ये मोशन ने चेयरमैन ने एडमिट किया है। इसके बाद इसका डिस्कशन होने के लिए गवर्नमेंट का टाइम कन्वीनियंस लेना है। कन्वीनियंस लेकर इन 3 दिनों में, मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, एक दिन में डिस्कशन हो सकता है। जीएसटी बिल को लेकर कोई सहमति नहीं बनी? मेरे ख्याल की सहमति नहीं है, इसलिए ये इसका एजेंडा में नहीं आया है। ये चेयरमैन ने जो बिल का सहमति है
उन बिलों सच बिल लिया है। जीएसटी के बारे में इसका मतलब ये समझ नहीं है। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि ये तो कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या ये पहले होना चाहिए था, ना कि सिर्फ आखिर के 3 दिनों में सेशन के? होना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन ये बहुत अहम कदम उठाया है हामिद अंसारी साहब ने, जिससे कि जो बहुत लोग चिंतित थे कि पार्लियामेंट का फंक्शन ही नहीं करना, राज्यसभा का फंक्शन ही नहीं करना। आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट करना है किसी पार्टी को, या सरकार ठीक से पेश नहीं आ रही है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो उसकी जगह है। लेकिन पार्लियामेंट का फंक्शन नहीं करना, सेशन आफ्टर सेशन, डे आफ्टर डे, एक मुद्दा नहीं तो दूसरा, ये इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ही इरेलेवेंट हो जाना है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आगे जाके इरेलेवेंट हो जाती। तो कई लोग एमपीज़ चिंतित थे इस बात से, कई पार्टियां चिंतित थी। लेकिन आज ये जो इनिशिएटिव लिया हामिद अंसारी साहब ने, ये मुझे लगता है कुछ आइस ब्रेक हुई है। और ये कहना कि हम 6 बिलों को पारित कर देंगे, बहुत बड़ा कदम है, मैं मानती हूँ। और बाकी जो मुद्दे हैं जो एजिटेट कर रहे हैं पार्टीज़ को, एमपीज़ को, उस पर चर्चा होगी अगले 3 दिनों में जो सत्र के रह गए हैं, और देर रात तक बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जैसे डायलॉग की दोबारा शुरुआत हो गई जो कि टूट गया था। तो मैं मानती हूँ होना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन आज जैसे आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, और बहुत ही मतलब इसकी इम्पोर्टेंस पूरी तरह से इवैल्यूएट करना, क्योंकि जिस तरह से हम इतना कंटेंशन, इतनी कटुता पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं थी। तो आज राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स ने कुछ बात आगे बढ़ाई है, बुजुर्गों का जो साथ है वो काम आ गया फिलहाल। इससे पहले जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि दूसरे सवालों पे मैं जाऊं, चूंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर उठाया। एक बड़ी संस्था ने भी सर्वे किया था जिसमें बहुत फिक्र की बात यह है कि 35% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ वो जा रहे हैं। यानी कि है ये अभी भी माइनॉरिटी, कम लोग हैं, लेकिन सोचिए कि आप ये 35% लोगों ने ऐसा सोचा। सैंपल कितना बड़ा था ये पता नहीं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि उस तरह के नज़रिए को काउंटर करने के लिए इस तरह की एक पहल है जो काम आ सकती है? बिल्कुल। और अगर आप देखिए कि पूरा डे आफ्टर डे आपका सेशन वॉश आउट हो रहा है, हल्ला गुल्ला और कुछ हो ही नहीं रहा है, और बार बार ये बात आगे आती है कि इतना पैसा, हर मिनट इतना पैसा पार्लियामेंट को रन करने के लिए खर्च होता है। हालांकि मैं मानती हूँ पार्लियामेंट को कभी पैसे के साथ नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व बहुत बड़ा है। तो फिर भी लोगों के मन में ये आती है बात कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या तुक है, इसको क्यों कंटिन्यू किया ये वो 35% लोग हैं जो सोच रहे हैं, और इतना बड़ी तादाद सोच रही है आज इस तरह से। और ये भी हमें मालूम है हमारा देश जो इतना डाइवर्स देश है, प्लूरल देश है, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं रहती है तो ये देश टूट जाएगा, इसको इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये सब जो ट्रेंड्स दिख रहे थे, और इसमें जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बातचीत होती है पार्लियामेंट के अंदर, जाइए सेंट्रल हॉल में बैठ के, तो ऐसा नहीं कि और लोग चिंतित नहीं हैं, सभी लोग पार्टीज के चिंतित। तो ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है, डैमेज कंट्रोल है, और बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत अहम इनिशिएटिव बिल्कुल आज। जी हाँ, तो ये इनिशिएटिव बहुत अहम है, लेकिन इसमें जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, आम राय होकर भी, आम राय सहमति बनकर भी नहीं बन पाई, और खासकर एक बड़ा जो कंटेंशियस मुद्दा है जो हास बना हुआ है जीएसटी को लेकर, आपको लगता है कि पहले से ये सोचा जा रहा था और ये शायद अच्छा ही हुआ कि भेंट नहीं चढ़ गई पूरी जो ऑल पार्टी मीटिंग थी जीएसटी के लिए? देखिए, उसमें पार्लियामेंट चले और जीएसटी पे आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगे कि हम इन 3 मुद्दे हमने दिए, सरकार ने पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया है, सरकार कहती है हम तीनों वर्चुअली मान लिए हैं, तो आप क्यों उसको नहीं मान रहे। वो अलग चीज़ है, हर पार्टी का ये राइट है कि वो डिसाइड करे कि किसी बिल को सपोर्ट करेगी या नहीं। लेकिन पार्लियामेंट को हल्ले गुल्ले में चलने नहीं देना, क्योंकि आप एक या 2 बिल पास नहीं कराना चाहते, वो बहुत नेगेटिव अप्रोच है। जीएसटी पे डिफरेंसेस हैं, इस बार नहीं होगा, इस बार तो लग रहा नहीं होने वाला है। आगे जाके अगर डायलॉग और सरकार भी लगता है कि साइकोलॉजिकली तैयार हो रही है इस बात के लिए कि इन 3 दिनों में नहीं हो पाएगा। 1 अप्रैल से ज़रूरी नहीं है कि रोल आउट हो ही जाए, 1 अप्रैल 2016 से। ये बताइए कि कई मुद्दे इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि जो चेयरमैन है राज्यसभा
कि उनकी जो पावर्स हैं वो बढ़ाई जाएं, उनको ज़्यादा अख्तियार दिए जाएं। इसके अलावा बात ये भी हो रही है कि सरकार ये चाहती है कि अगर अवरोध के बीच में ही जीएसटी को पार करा लिया जाए तब भी कोई बात नहीं है। इन दोनों बातों पे अपनी राय रखिए कि क्या ये ठीक होगा, क्योंकि जब तक चेयर पे नहीं होंगे सदस्य तब तक उनके वोट भी नहीं गिने जा सके। तो क्या अवरोध के दरमियान पास कराना ठीक होगा और दूसरे चेयरमैन की जो शक्तियां हैं या उनके जो अधिकार हैं उनको बढ़ाने की बात? देखिए, मुझे लगता है कि इसके दोनों पहलू हैं। अगर आप इतने पावर्स दे दी जो हैं, एक्चुअली एट वन लेवल आप मार्शल्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई इतना हल्ला कर रहा है, वेल में डे आफ्टर डे आ रहा है, तो आप मार्शल्स को बुला के उनको बाहर करिए, लेकिन उससे एक डायलॉग की स्पिरिट, एक कंसेंसस की स्पिरिट जिस पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड है, वो नहीं आगे बढ़ती है। लोकसभा में पिछली बार हमने देखा ये हुआ और बहुत उससे कटुता बढ़ती ही है। कहीं ना कहीं आपको पार्टीज को डिफरेंसेस के होते हुए एक लक्ष्मण रेखा को ड्रॉ करना है। इसके पार नहीं हम जाएंगे, इसके बाद वो डिस्ट्रॉय होने नहीं देंगे हम चीज़ों को। तो मुझे लगता है जब तक कंसेंसस नहीं होता है चेयर के पावर्स के बारे में, एक इम्पोजिशन से करना बड़ा मुश्किल होगा, इसको फिर लागू भी कराना बड़ा मुश्किल होगा। और आपको लगता है कि चेयरमैन की जो अधिकार हैं उनको बढ़ाने को लेकर भी बात होनी चाहिए? बात होनी चाहिए, फिर भी कंसेंसस से ही होनी चाहिए, हाउस के कंसेंसस से, अलग पार्टियों से बातचीत से। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा चौधरी, आपका बहुत अच्छी आपने बात कही कि कहीं ना कहीं इस पहल से जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है जो शायद हमारे जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है, कम से कम इस तरह की जो बैठकें हैं उसमें फिर से जनता का विश्वास बहाल हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी था। फिलहाल आपका शुक्रिया। ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। विरासत और रियाज की मिसाल। मेरे माँ बाप जलंधर में पैदा हुए। मेरे माँ बाप का पहला घर हिंदुस्तान है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। मेरा पहला घर पाकिस्तान, दूसरा घर इंडिया है। जिनके नजदीक संगीत सरहद का मोहताज नहीं। तो यहाँ के लोग जितना मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं हिंदुस्तान को छोड़ नहीं सकता। यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेके आता रहूँगा। मिलिए शख्सियत में मशहूर व मारूफ कलाकार जावेद बशीर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। संसद में आज लगातार चौथे दिन भी अरुणाचल का मुद्दा उठा। राज्यसभा में कांग्रेस को कई विपक्षी दलों का भी साथ मिला। इस बीच सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर बहस के लिए विपक्षी दलों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। हालांकि बहस के लिए समय तय होना बाकी है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने अरुणाचल के मुद्दे को उठाते हुए राज्यपाल को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार सरकार की इच्छा के विरुद्ध सत्र बुलाया गया है। ये स्पीकर ये डायरेक्शन नहीं दी है विधानसभा को कि कौन चेयर पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, किस वक्त बैठेगा, पहले सेशन में कौन बैठेगा और पहले सेशन में कौन सा आइटम लिया जाएगा। जेडीयू, एआईएडीएमके, टीएमसी और वाम दलों ने भी राज्यपाल को हटाने की कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। इस संविधान पर जो हो रहे प्रहार हैं और ये सब पार्टियां जो बीच वाली हैं, सर मेरी बात सुनिए, कभी ना कभी किसी ना किसी समय इसका शिकार नहीं है। My point of order is about the constitution. I am asking the chair, if a constitution is violated in such a vulgar fashion, what should this house do? केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को उठाने पर ऐतराज जताया। Matter which is sub judice, the matter which is already High Court has given some decision, and by any means you cannot again start discussion on governor's conduct without chairman deciding on the substantive motion. उधर टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर कांग्रेस के प्रति समर्थन जाहिर किया। गतिरोध की वजह से कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अरुणाचल में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सदन में इस मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल में 16 और 17 दिसंबर को विधानसभा की बैठक में लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी थी। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात हाईकोर्ट के जज जेबी पार्डीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया गया है। इस पर राज्यसभा के 58 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये नोटिस जस्टिस पार्डीवाला के आरक्षण को लिए गए बयान के खिलाफ दिए गए। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राज्यसभा के 58 सांसदों ने जस्टिस जेबी पार्डीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। सांसदों ने जज के आरक्षण के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर नोटिस दिया है। आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल के केस की सुनवाई के दौरान 2 दिसंबर 2015 को जज ने कहा था कि आरक्षण और भ्रष्टाचार देश को बर्बाद करने वाली दो चीजें हैं। Reservation is a state policy and it is in the domain of legislature and it is not for the judiciary or judges to tinker with this state policy. सभी दल के लोग उसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने आज नोटिस राज्यसभा के सभापति महोदय को दिया है और उन्होंने कहा कि इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर फिक्स है और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में खास प्रावधान है। नोटिस स्वीकार करने के बाद सभापति 3 संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं जो आरोपों की जांच करती है। आरोप सिद्ध होने पर इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत के तहत कम से कम 2/3 उपस्थित और सदन का कुल बहुमत शामिल होना चाहिए। इसके बाद ही राष्ट्रपति उस जज को हटा सकते हैं। अब तक सिर्फ 2 बार ही संसद में जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी पर महाभियोग चला, लेकिन आरोप सिद्ध होने के बावजूद बहुमत के अभाव में प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका। वहीं 2011 में राज्यसभा में प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए से जुड़े मामले में आज लगातार तीसरे दिन राजनीति गरमाई रही। आम आदमी पार्टी ने इससे जुड़े 5 सवाल पूछे तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ खड़े होने की बात दोहराई। डीडीसीए मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि 21वीं सेंचुरी किसकी कंपनी है, ओएनजीसी से पैसे लेने के लिए दबाव क्यों बनाया गया, स्टेडियम की कुल लागत 114 करोड़ में से 57 करोड़ रुपए किन किन कंपनियों को दिए गए, डीडीसीए से जुड़ी 9 कंपनियां कौन कौन सी थीं, अनियमितताओं का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को विरोधियों को टारगेट करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के जो तरीके हैं, जिस तरह से टेरराइज किया जा रहा है ऑफिसर्स को, आप क्या समझते हैं? परसों हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं सीबीआई वाले, डीटीएल पावर डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, सभी डिपार्टमेंट में चले गए। हर डिपार्टमेंट के अंदर ये हो गया कि कल को सीबीआई आ जाएगी, काम मत करो। बीजेपी ने आरोपों का खंडन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि सीबीआई अधिकारी का नाम बताएं। नाम का खुलासा भी करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये ना मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो सीबीआई की जांच करे, सीबीआई की जासूसी करे और किसी अधिकारी को बुला करके। दूसरी बात ये है कि सीबीआई के अधिकारी का भी ये काम नहीं है कि वो जाकर के अपनी गोपनीयता लोगों के साथ बांटे। एक तरफ जहां पार्टी अरुण जेटली के साथ खड़ी दिख रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जांच की बात कर रहे हैं। अगर इन बातों पे जांच पड़ताल हो तो जांच पड़ताल होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन सबके बीच पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने रविवार को डीडीसीए मामले पर बड़ा खुलासा करने की बात कही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश विधानसभा में आज कॉल मनी का मुद्दा छाया रहा। सदन में गतिरोध पैदा करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख समेत 50 से ज्यादा विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, वाईएसआर कांग्रेस विधायक रोजा सेल्वमनी को 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित किया गया है। जगन मोहन रेड्डी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात भी कही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए ये विधायक वाईएसआर कांग्रेस के हैं, जिनकी मांग सदन में कॉल मनी पर चर्चा की है।
शुक्रवार को वाईएसआर कांग्रेस ने यह मुद्दा सदन में उठाया और चर्चा की मांग की, लेकिन सदन में गतिरोध पैदा करने पर जगन मोहन रेड्डी समेत 50 से ज्यादा विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। Trying to divert this topic into something else. You know, he is conducting raids all over the state. He wants to just dilute this topic into an ordinary, high interest rate kind of a scam. इन विधायकों को विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर चर्चा जारी रहने तक निलंबित किया गया है। कॉल मनी निजी तौर पर कर्ज देने से जुड़ा हुआ है, जहां कर्ज चाहने वाले को तत्काल उसके घर पर कर्ज मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए उसे भारी दर पर ब्याज देना होता है। आंध्र प्रदेश में फोन करके लोन लेने और फिर इस रैकेट के चक्कर में फंसने के हाल ही में कई मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 80 कॉल मनी ऑपरेटरों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि इन ऑपरेटरों को राजनीतिक दलों का संरक्षण हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के मालदा में आज 5 और नवजात शिशुओं की मौत हो गई। बच्चों की मौत से स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है। मृतक शिशुओं की उम्र 2 से 14 दिन के बीच की है। बच्चों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गुरुवार को भी 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ज़्यादातर बच्चे जन्म के वक्त कम वजन, कुपोषण और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नवजात शिशुओं की मौत को लेकर पहले भी ये अस्पताल सुर्खियों में रहा है। 16 दिसंबर 2012 निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी नाबालिग को 20 दिसंबर को रिहा कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहाई पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया। निर्भया के परिवार वालों ने फैसले पर निराशा जताई है। उधर महिला आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर के अनुमान में करीब 1% की कटौती की है। संसद में पेश छमाही समीक्षा में इसे 7 से 7.5% रखा गया है। सरकार का मानना है कि महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए दरें घटाने के लिए माहौल अनुकूल है। संसद में पेश छमाही समीक्षा के मुताबिक 2015-16 में 7 से 7.5% विकास दर का अनुमान जताया गया है। पहले ये अनुमान 8.1 से 8.5% के बीच रखा गया था। कम बारिश से कृषि उत्पादन में कमी की वजह से ऐसा किया गया है। Some areas of the economy where we can do much better, or agriculture being that area. Despite 2 deficient monsoons in a row, which has happened after 30 years, the agricultural sector is still growing at 2.2% because of excellent growth in livestock, forestry and fishery. सरकार ने वित्तीय घाटे के 3.9% के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जताया है। वहीं 2.8% के राजस्व घाटे के लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा। रिटेल महंगाई दर 6% रहने का अनुमान है। आने वाले वक्त में निर्यात में इजाफे की संभावना है। हालांकि बीते 12 महीनों से निर्यात में लगातार कमी हो रही है। निजी क्षेत्र के निवेश में कमी को बड़ी चुनौती माना जा रहा है। That private investment would remain weak, and public investment needed to kind of fill in for and catalyze and crowd in private investment. Loans to the personal sector are growing very rapidly in real terms, about 15%, whereas loans to industry are growing very slowly. So clearly you can see a contrast between two sectors. सरकार का मानना है कि प्रस्तावित केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी से आगामी वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लगातार 4 दिन की तेजी के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा। बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। विकास दर के अनुमान में कटौती का भी बाजार पर असर दिखा। BSE 31 शेयरों वाला सेंसेक्स 284 अंक की गिरावट के साथ 25,519 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला निफ्टी 82 अंक की कमी के साथ 7,762 के स्तर पर बंद हुआ। आज की गिरावट के बावजूद इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की मजबूती देखने को मिली है। चीन में शनिवार से 3 दिनों के लिए भयंकर धुंध की चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से चीन में दूसरी बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। सरकार ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है।
चीन की राजधानी बीजिंग में भारी धुंध की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने दिसंबर महीने में दूसरी बार रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बीजिंग के एनवायरमेंट पॉल्यूशन इमरजेंसी रिस्पांस डिपार्टमेंट की ओर से बयान में कहा गया है कि शनिवार सुबह 7 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक धुंध का खतरनाक असर रहेगा। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के मुताबिक ये इस साल का सबसे घना कोहरा होगा। इस दौरान बीजिंग की आबोहवा पिछले अलर्ट के मुकाबले ज्यादा खराब होगी। प्रशासन ने सड़क पर अलाव और पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। धुंध की वजह से उत्तरी चीन के कुछ हिस्से ज्यादा प्रभावित होंगे। राजधानी बीजिंग के साथ मध्य चीन का शियान इलाका, पूर्वोत्तर शेनयांग और हर्बिन क्षेत्र घनी धुंध से पूरी तरह से ढक जाएंगे। बीजिंग और हुबेई प्रांत के आसपास के इलाकों में PM 2.5 प्रदूषक स्तर 500 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा रहेगा, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसकी अधिकतम मात्रा 25 मिलीग्राम प्रति घन मीटर है। सरकार ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। 目前来看呢，这个从19号，也就是周六的白天，中午到傍晚，污染物的浓度预计就会上升到重污染的水平。启动红色预警措施，同时呢，在重污染来临之前，提前启动措施，有助于提前减排。 सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर हाल ही में पहला रेड अलर्ट जारी किया था। चीन के कई शहर प्रदूषण के शिकार हैं, जो सरकार के लिए संकट का कारण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। उन्हें केंद्रीय सूचना आयोग में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये पद 1 दिसंबर को पूर्व आयुक्त विजय शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से खाली था। डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी के अपने फैसले को वापस लेने से एनजीटी ने इनकार कर दिया है। एनजीटी का कहना है कि वो प्रदूषण पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए दिल्ली सचिवालय को बंद करने की याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व वैज्ञानिक महेंद्र पांडे ने दिल्ली सचिवालय पर प्रदूषण रोकथाम नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निगम के 13 वार्ड्स के लिए 30 अप्रैल से पहले उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में ये फैसला किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को 31 दिसंबर से पहले निर्देश देने का आदेश दिया था। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में तापमान 2 डिग्री तक और मनाली में पारा 0 से 3 डिग्री नीचे चला गया है। मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने के पोप फ्रांसिस के फैसले का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है। मदर टेरेसा को 2016 से संत के तौर पर याद किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म बाजीराव मस्तानी की रिलीजिंग से जुड़े मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। बीजेपी युवा मोर्चा ने फिल्म में इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए पुणे में इसकी रिलीजिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की जिंदगी जल्द ही बॉलीवुड के पर्दे पर नजर आएगी। निर्देशक अमोल गुप्ते ने साइना की जिंदगी पर फिल्म बनाने का फैसला किया है। फिल्म की शूटिंग भी जल्दी शुरू होगी। फिलीपींस में भीषण बाढ़ और मेलर तूफान के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश और आंधी चलने की चेतावनी जारी की है।